नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए बहुत कम समय में पूरे देश की उन खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें गोदी, झूठी और बिकाऊ मीडिया आपसे छुपाती है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप हमारी ये वीडियो देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। तीसरा चाणक्य डिफेंस डायलॉग आज से होगा शुरू। 2 दिवसीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का करेंगे उद्घाटन। स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम आय का भी करेंगे अनावरण। तीसरी भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री वार्ता का आयोजन आज राजनाथ सिंह और जाफरी सजामो सोएदीन क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग गोली लगने से 2 नेशनल गार्ड की हालत गंभीर। ट्रंप बोले हमलावर को चुकानी होगी भारी कीमत। और रोमानिया में चल रहे विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने जीता एक रजत और एक कांस्य। टीम स्पर्धा में मिले दोनों पदक। आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर की जयंती है। इस अवसर पर संसद परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक सुपर पोस्ट किया है और लिखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने का उनका प्रयास सराहनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजाम सोएदीन के साथ तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बातचीत की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और इसके साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह किसानों और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह किसानों और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड और वेस्ट वंडर पार्क का उद्घाटन करेंगे। भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ शुरू। यह अभ्यास 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 4 बड़े फैसले लिए, जिसके तहत रेयर अर्थ मटेरियल पर बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण स्कीम को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी विसंगति सामने आई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची से मेल ही नहीं खा रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडप में 14 नवंबर से शुरू हुआ 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आज समापन हो जाएगा। यह 14 दिवसीय आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के पवेलियन और 60 से ज्यादा मंत्रालय शामिल हुए।
44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार हर दिन काफी संख्या में दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया। केवल बुधवार को ही 71 से ज्यादा लोगों ने मेले का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में कुल 41 माओवादी कैडरों ने हथियार डाल दिए और समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव की स्थानीय लोगों और परिवार के सहयोग ने इन कैडरों को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कैडरों में 12 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं। इन पर कुल 1,199,00,000 का इनाम था। माओवादियों का बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की पुमार्गम पुनर्वास पुनर्जीवन नीति योजना का नतीजा है, जिससे प्रेरित होकर माओवादियों ने डीआईजी, सीआरपीएफ और एसपी बीजापुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एसआईआर पर दिए बयान को लेकर ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है और कहा कि कई बार वह ऐसे बयान देती है, वह ऐसा अपने बचे हुए कैडर का हौसला बढ़ाने के लिए करती हैं। इस साल काशी तमिल संगम की शुरुआत 29 नवंबर से होगी और यह 12 दिसंबर तक चलेगा। कन्याकुमारी, चेन्नई और कोयंबटूर से बनारस के बीच 7 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। वापसी यात्रा 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगी। महाराष्ट्र में चल रहे एसआईआर के दौरान पता चला है कि मुंबई के 1.03 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 10.64% यानी कि 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर सूची में एक से ज्यादा बार दर्ज हैं। मुंबई में आंकड़ों से यह भी पता चला है कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों की सबसे अधिक संख्या वाले वार्डों का प्रतिनिधित्व पहले विपक्षी पार्षदों के पास था। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर से बढ़ाकर अब 3 दिसंबर कर दी है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए वर्षों से बंद पड़ी हाथी सफारी को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। देहरादून के मुख्य वन्य जीव वार्डन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। हाथी सफारी की बहाली से पार्क की पर्यटन गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। जून 2024 में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इसे हरी झंडी दी गई थी, जिसके बाद विभागीय औपचारिकताएं पूरी कर अब इसे लागू किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ साकेत बडोली ने बताया कि ढिकाला में 2 हाथियों से सफारी कार्रवाई कराई जाएगी। हाथी सफारी को दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा ताकि क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में हजारों पर्यटक को इसका लाभ मिल सके। 2611 आतंकी हमले के 17वीं बर पर एनएसजी ने भारत के प्रतिष्ठित गेटवे पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह को लेकर पाकिस्तान ने अनर्गल टिप्पणी की है। अब विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बयान पर कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान पर अपने देश के अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और बुरे बर्ताव का दागदार रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के आपत्तिजनक रवैया पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस पर चीन सरकार के सामने सख्त आपत्ति दर्ज कराई। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताओं का देश भर में स्वागत हो रहा है। फतेहपुर के उद्यमियों ने भी इस पहल के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उद्यमियों का कहना है कि सरकार का यह कदम श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके साथ ही 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अशोक विहार में झुग्गी स्वाभिमान सभा में हिस्सा लिया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी, मंत्रियों और विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में संविधान दिवस के मौके पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय मंत्री अलमुर्गन ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज धूप और हवा की गति बढ़ने से वासियों को प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 पर आ गया, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने गैप 3 की पाबंदियां हटा ली है। गैप 3 की पाबंदियां हटने के बाद दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी बंद कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अब आगे से सभी व्यवस्थाएं गैप 2 के नियमों के अनुसार ही चलेंगी। उज्जैन में बुधवार शाम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आकाशवाणी केंद्र उज्जैन से प्रसारण और मालवीय बोली में समाचार का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. रेल मुरुगन मौजूद रहे। सीएम ने प्रथम प्रसारण में जय श्री महाकाल कहकर श्रोताओं को संबोधित किया और आजादी के बाद से लंबित उज्जैन आकाशवाणी केंद्र के पूर्ण होने पर शहरवासियों को बधाई दी। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ मौसम विभाग ने आज पंजाब में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कोहरे की संभावना व्यक्त की गई है।